जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था मौलिक अधिकार, उसके अर्थ क्या होता है और मौलिक अधिकार की जो सूत्रपात हुआ या उसकी उत्पत्ति हुई वो कैसे। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस तरह से सम्मिलित किया गया या भारत में इसकी मांग कहां से प्राप्त हुई। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, जो मौलिक अधिकारों का सूत्रपात था वो इंग्लैंड से 1215 में जब वहां के सम्राट ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार पत्र पे हस्ताक्षर कर कुछ अधिकार प्रदान किए थे, वहां से होता है। इसके पश्चात 1789 में फ्रांस ने अपने संविधान में कुछ अधिकार दिए जो कि मानवीय अधिकार थे, वहां की जनता को जो जीवन जीने की आवश्यक। फिर अमेरिका ने 1791 में अपने संविधान में संशोधन करके अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया। इसके पश्चात 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने घोषणा पत्र में जो मूलभूत अधिकार होते हैं उसको मान्यता प्रदान की। तो इन्हीं सारे देशों के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किए गए थे अपने नागरिकों के लिए, जिसमें उनके नागरिकों को कई सारे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, यहीं से भारतीय जनमानस में मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हुई और यहीं से मौलिक अधिकारों की मांग प्रारंभ होती है, जिससे कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही अपने भावी संविधान में मौलिक अधिकारों की मांग को प्रारंभ किया। इसी के संबंध में कांग्रेस ने कई सारे संकल्प पारित कर मौलिक अधिकारों की कई बार मांग प्रस्तुत की। एनी बेसेंट ने 1915 में होम रूल विधेयक द्वारा भी मौलिक अधिकारों की मांग को प्रस्तुत किया। अब 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने जिस भावी संविधान की संस्तुति की थी उसमें भी मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे। इसके बाद मार्च 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन और सितंबर 1931 में महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी मौलिक अधिकारों की मांग को दोहराया गया था। परंतु 1934 में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया और 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें मौलिक अधिकारों को सम्मिलित नहीं किया गया। तो प्रश्न ये उठता है कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में जगह कैसे हुई। तो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की संस्तुति करने वाले कैबिनेट मिशन ने एक सुझाव और दिया कि जो मौलिक अधिकार है और जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, इनकी संस्तुति करने के लिए या इनके विषय में सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। तो मौलिक अधिकारों संबंधित और अल्पसंख्यकों के अधिकारों संबंधित सुझाव देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, इस समिति ने 27 फरवरी 1945 को 5 अन्य उप समितियों का गठन किया। इन उप समितियों में से एक समिति थी जो कि मौलिक अधिकारों के विषय में सुझाव या संस्तुति करने वाली थी। जो मौलिक अधिकारों संबंधित उप समिति थी, इसके सदस्य थे जेबी कृपलानी, मीनू मसानी, के.टी. शाह, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, के.एम. पणिक्कर और राजकुमारी अमृत कौर। तो परामर्श समिति और उप समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया। इसी तरह भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक मौलिक अधिकार को यहां से या मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। वह अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 और 19F या 19F से निरसित कर या बाहर कर 300A अनुच्छेद 300A के अंतर्गत
कानूनी अधिकारों में सम्मिलित कर दिया गया या इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब बात आती है जो 7वां मौलिक अधिकार या संपत्ति का जो अधिकार था, इसको मौलिक अधिकारों से बाहर क्यों किया गया। तो देखिए, जो जमींदारी व्यवस्था या जमींदारी प्रथा थी, उसका उन्मूलन करना बिना इसको मौलिक अधिकारों से हटा के उसका उन्मूलन कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। और जो भूमि सुधार संबंधी कानूनों का क्रियान्वयन भी इस अधिकार के कारण संभव नहीं हो पा रहा था। इसीलिए इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर 300A के तहत कानूनी अधिकारों में ला दिया गया। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकारों में जो हमारे 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, वे कौन कौन से हैं। तो ये 6 अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सारे अधिकार, मतलब समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होता है और आखिरी अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 32, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जब हमारे अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, इनका प्रारंभ अनुच्छेद 14 से होता है, तो अनुच्छेद 12 और 13 जिनका की वर्णन भाग 3 में किया गया है, क्या इसमें कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए, जो अनुच्छेद 12 है, इसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी हुई है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है ये हमें राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। राज्य हमारे मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और मौलिक अधिकारों को राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। तो यहाँ पर जो राज्य शब्द है, इसकी परिभाषा अर्थात राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी इकाइयां सम्मिलित है, उसको डिफाइन किया गया है अनुच्छेद 12 में। और जो आपका अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 है, वो मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के विषय में प्रावधान करती है। तथा जो राज्य, जो आपका न्यायपालिका का न्यायिक पुनरावलोकन का जो पावर है, उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई राज्य ऐसा कानून बनाता है जिसमें कि ऐसा न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि वहां पर किसी मौलिक अधिकार को छीन किया जा रहा है या उसका अतिक्रमण किया जा रहा है, तो इस केस में न्यायपालिका उस बिल को अपने पास एक रिव्यू करने के लिए बुला सकती है। ठीक है, तो अब राज्य की जो परिभाषा है, जो न्यायपालिका के विषय में प्रावधान किए गए हैं या मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां दी गई हैं, इन सभी को हम अगले वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें कि हम अनुच्छेद 12, 13 और आपके सारे मौलिक अधिकार टॉपिक वाइज लेकर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमारे वीडियो छोटे हैं या वीडियो छोटे होने का उद्देश्य हमारा ये है कि आपको प्रत्येक टॉपिक बारीकी से समझाया जा सके, जिससे कि आप इस पे आने वाले प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर सकें, या आपको अगर लिखना भी है तो आप उसको लिख सकें। तो चलिए अब अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और समानता का अधिकार।